हेलो बच्चों, मैं प्रिया राठौर विथआउट ई आपका आज के लेक्चर में स्वागत करती हूं। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का लेक्चर नंबर 2, जो कि हमने नया चैप्टर शुरू किया था। चैप्टर नंबर था हमारा 11, ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत व प्रक्रम। चैप्टर फ्लो हमने डिस्कस कर ही लिया था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर क्या है, लेक्चर फ्लो देख लेते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग के सिद्धांत के अवधारणीय विकास, कि हम जेनेटिक इंजीनियरिंग क्यों यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा वो देखेंगे। और क्या क्या चीजें जो है, प्रिंसिपल्स जो है वो काम में आते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग को करने में। उसके बाद पहला कृत्रिम डीएनए पुनर्योजन अणु, कि पहला हमने आर्टिफिशियल डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए कब बनाया और कैसे बनाया, वो देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद आनुवांशिक रूपांतरण में मुख्यतः 3 चरण कौन से होते हैं, कि जेनेटिक इंजीनियरिंग हम करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं, तो उसमें 3 चरण कौन से हैं वो देखेंगे, क्योंकि उसी के हिसाब से हमें आगे की स्टडी करनी है, ठीक है। चलिए, और काफी कुछ तो है ही। चलिए आ जाइए, जेनेटिक इंजीनियरिंग के सिद्धांतों का अवधारणीय विकास, ये हेडिंग लगी हुई है आपके एनसीईआरटी में। इसमें क्या कहना चाह रहा है, ये सिर्फ ये कहना चाह रहा है कि हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग की जरूरत क्यों पड़ी। भाई आगे के हम इतने चैप्टर पढ़ के आए हैं, आपने देखा वहाँ पे हमने जो है हाइब्रिडाइजेशन कराया, संकरण कराया, फिर उसके बाद हम जैव नियंत्रण की नई नई युक्तियाँ, बायो कंट्रोल ले आए, है ना, माइक्रोब्स का यूज करने लगे। उसके बाद फिर हमें ये क्यों लानी पड़ी, बायोटेक्नोलॉजी की क्यों करनी पड़ी। तो देखो, हर मेथड के कुछ ना कुछ फायदे होते हैं, लेकिन हर मेथड की कोई ना कोई लिमिट होती है ना। सब कोई ऐसे सुपर नहीं होता कि भाई सब कुछ वही कर लेगा अकेला, ऐसा नहीं होता। कुछ कमियां होती है, कुछ खामियां होती है, और उन कमियों और खामियों को दूर करने के लिए फिर हमें और हमारे साइंटिस्ट को नई खोजें करनी पड़ती है। तो उन्हीं के लिए हम बायोटेक्नोलॉजी को लेके आए। लेकिन क्या कमियां और खामियां थी, वही हमें देखनी है। तो पहले अब अगर आपको याद हो, पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़ा था संकरण, है ना, प्लांट और एनिमल का संकरण, हाइब्रिडाइजेशन हमने कराया था, कि ये वाला पौधा लेके ये वाले पौधे के साथ उसका, है ना, शादी वादी करा दो, है ना, जनन करा दो, तो हमें नई प्रकार की स्पीशीज मिल जाती है। तो यही क्यों यूज नहीं कर रहे, ये बायोटेक्नोलॉजी क्यों लेके आए। लेकिन वो हम सिर्फ, आपने पढ़ा और मैंने आपको बताया भी था कि हम ज्यादातर एनिमल्स में ऐसे यूज नहीं करते। कुछ एनिमल में हमने यूज किए, गायों में, भैंसों में, उनमें यूज करी हुई है। लेकिन हर जगह आप चाहो इंसानों में भी ये यूज कर लो, है ना। तो उसकी कुछ लिमिट्स हैं, कोई साइड इफेक्ट है जिसकी वजह से हम ऐसा नहीं कर सकते। लिमिट कर रखी है हमने कि इसका साइटोप्लाज्म मिला के इसको कर दो, ऐसा हर जगह नहीं कर सकते, क्योंकि कभी तो वो रिजेक्ट हो जाता है या होता ही नहीं है। क्योंकि हम कहते हैं कि भाई एक पर्टिकुलर स्पीशीज का डीएनए एक पर्टिकुलर स्पीशीज के डीएनए के साथ ही मिलेगा। तो ऐसी कुछ लिमिटेशंस को दूर करने के लिए हम बायोटेक्नोलॉजी लेके आए। परंपरागत संकरण प्रक्रिया है, जिसको अभी मैंने कहा कि हाइब्रिडाइजेशन मेथड जो हमने यूज किए, एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा वांछित गुणों वाले 2 जनकों में संकरण करके संतति में दोनों जनकों के वांछित गुणों का समावेश कराया जा सकता है। यही हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि एक प्लांट लो, उसकी कोई खासियत, वांछित गन्ने का हमने जैसे लिया था कि एक ऐसा गन्ना जो मोटा होता है और ज्यादा फसल देता है, और एक ऐसा गन्ना जो पतला है और कम फसल देता है, लेकिन उसकी प्रतिरोधकता ज्यादा है, मतलब रोग कम होते हैं। तो इन दोनों का हमने क्या करवा दिया, संकरण करवा दिया, और एक नया जो है, नई किस्म की गन्ना हमने पैदा कर दिया। ये कहानियां हमने पढ़ी। लेकिन वही मैंने कहा, इसमें क्या थी, लिमिट थी। क्या लिमिट थी, वही कि भाई जरूरी नहीं है कि आप जो चाहते वो हो। आपने देखा उसके बहुत सारे स्टेप्स थे। पहले हम उसको टेस्ट करते थे कि भाई हम जो संकरण कराए हैं उनमें कुछ फल मिले हैं या नहीं मिले हैं, या ऐसे ही हम वही इतना टाइम वेस्ट कर दिए। और मान लो ये सफल नहीं हुआ, तो फिर क्या करोगे, दूसरा कोई सॉल्यूशन तो ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तीसरी चीज जो हमने देखा था कि कई बार इनमें हानिकारक चीजें भी आ जाती है, जिसका मैं एक जोक मैंने आपको कभी सुनाया हो। क्या होता है कि साइंटिफिक जोक है वैसे। देखो एक बार क्या होता है, आइंस्टाइन होते हैं, आइंस्टाइन को तो सब जानते होंगे, सर को, ठीक है। आइंस्टाइन सर होते हैं, और एक होती है मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी क्या थी, जिन्होंने रेडियम की डिस्कवरी की थी, और भी डिस्कवरीज की है उन्होंने। तो मैडम क्यूरी बहुत ही खूबसूरत थी, है ना, मतलब ब्यूटीफुल थी। और आइंस्टाइन तो आप फोटो देखे ही हैं, है ना, ज़्यादा मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगी।
तो मैडम क्यूरी जो थी वो आइंस्टाइन पे फिदा थी, एकदम मस्त कि कभी मेरी आइंस्टाइन सर से शादी हो जाए बस। वो उनके अंडर ही काम करती थी, काफ़ी टाइम उन्होंने काम भी किया, उनको प्यार हो गया भाई आइंस्टाइन सर से। और फॉरेन में तो ऐसा होता है, ऐसा आप सोचोगे आइंस्टाइन तो बहुत बुढ़े थे, ऐसा ठीक है, वो कोई लॉजिक नहीं है, फॉरेन में तो सब चलता है। तो उन्होंने आइंस्टाइन सर को एक सजेशन दिया, है ना, यहाँ पे उल्टा लोग, लड़का लड़की को प्रपोज करता है, इधर लड़की जो है लड़के को प्रपोज करने चली। वो आइंस्टाइन सर के पास गई और आइंस्टाइन सर को कहा कि सर, मैं आपको साइंस की लैंग्वेज में प्रपोज करा उन्होंने कि सर आप इतने बुद्धिमान, आइंस्टाइन सर की बुद्धि की तो आपको पता ही है, चर्चे बड़े हैं सर, कि आप बहुत जो हैं इंटेलिजेंट है और मैं बहुत खूबसूरत हूँ, तो अगर हम शादी कर लें तो हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत ही खूबसूरत होंगे और इंटेलिजेंट भी होंगे, जैसा कि हम यहाँ चाह रहे थे कि अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। तो आइंस्टाइन सर ने उसे कहा, रिजेक्ट करते हुए, भाई उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने क्या कहा कि हाँ बात तो आप सही कह रही हैं, मैं आपकी बात से सहमत भी हूँ, लेकिन सोचो अगर हम दोनों शादी कर लें और हमारे बच्चे ऐसे पैदा हो जाएं कि वो बदसूरत और काले भी हों और ढ भी हो, मतलब कि बुद्धिमान भी नहीं हो। क्योंकि कौन थी मैडम क्यूरी, अपने आप को सिर्फ खूबसूरत कह रही थी, खूबसूरत कह रही थी, तो इनडायरेक्ट वे में वो क्या कहना चाह रहे थे कि मैडम क्यूरी जो है वो क्या है, बुद्धिमान नहीं है, है ना, ड है, क्योंकि वो इस चीज़ को नहीं समझ पा रही है कि हो सकता है आइंस्टाइन की बुद्धिमानी की जगह उनकी बदसूरती आ जाए बच्चों में, और मैडम क्यूरी की खूबसूरती की जगह उनकी बुद्धिहीनता आ जाए। तो इनडायरेक्ट वे में उन्होंने मैडम क्यूरी को बुद्धिहीन कह दिया कि क्या हो अगर हमारे बच्चे जो हैं बुद्धिहीन, डल टाइप के और बदसूरत पैदा हो जाए, ठीक है, तो ऐसा कुछ हो जाए। तो भाई हम चाहते हैं वो कैरेक्टर है, ऐसे जरूरी नहीं है भाई, ये तो नेचुरल चीज है, हालांकि कई हद तक हम इसको कंट्रोल करते हैं, लेकिन उल्टा भी हो सकता है। तो ऐसी कुछ लिमिटेशंस की वजह से हम इस क्रिया को या इस प्रक्रिया को हर जगह यूज नहीं कर सकते, और इसीलिए फिर हम बायोटेक्नोलॉजी की तरफ बढ़े। लेकिन परंपरागत संकरण तकनीक की कुछ खामियां या कमियां भी है। इस तकनीक द्वारा संतति प्राय वांछित जीन के साथ साथ अनेक अवांछित जीन, है ना, मतलब बदसूरती और बुद्धिहीनता, ठीक है, अनावश्यक जीन जो हमें नहीं चाहिए का भी समावेश व गुणन होता रहता है। इसीलिए हमें टेस्ट करना पड़ता है कि हमने जो मांगा था वो मिला भी है या नहीं, ठीक है। चलिए, तो इसी की समस्या को लेकर जेनेटिक इंजीनियरिंग इस समस्या का समाधान प्रस्तुत करती है। ये जो पिछली कहानी है ये आपको लिखनी नहीं है, ये जस्ट आपको बताने के लिए, कोई आपसे पूछ ले कि क्यों जेनेटिक इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ी, इतनी सारी हमारे पास प्रोसेस थी तो सही, या हो सकता है क्वेश्चन भी आ जाए कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का क्या उपयोग है, परंपरागत संकरण को छोड़कर जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है, कोई पूछ सकता है आपसे। तो आप चाहें तो बस एक बार अपने माइंड में रखना, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग जिससे पुनर्योजन डीएनए किसको कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण होता है। जीन क्लोनिंग का प्रयोग व जीन स्थानांतरण शामिल है। क्या क्या चीजें हैं सब समझेंगे आपको। मुझे पता है ये कोई शब्द आ रहे हैं जो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, पढ़ाएंगे। पुनर्योजित डीएनए चाहिए एक, तो हमें जीन क्लोनिंग का प्रयोग करना पड़ेगा और जीन स्थानांतरण का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। पुनर्योजित डीएनए यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होते हैं, अभी सिंपल सी लैंग्वेज में मैं समझा देती हूँ, नीचे आने वाली है परिभाषा, कि जब दो डीएनए ए और डीएनए बी को मिलाकर एक नया डीएनए बना दूं मिलाकर, ठीक है, तो वो क्या होता है, पुनर्योजित यानी कि रिकॉम्बिनेंट मिक्सचर मतलब डीएनए। दूसरा क्लोनिंग, क्लोन क्या होते हैं, क्लोन मतलब कॉपी, मतलब कि किसी डीएनए जो आपको चाहिए उसके बहुत सारी एक जैसी, उसमें कोई फर्क नहीं होगा, क्लोन होगा। क्लोन समझते हैं, एकदम कॉपी होती है। लोग कहते हैं ना उसने अपना क्लोन तैयार कर दिया है ना, कोई मूवीज में आपने देखा उसने अपने बहुत सारे डुप्लीकेट्स तैयार कर दिए होते हैं। क्लोन तैयार करना, एक जैसा, ठीक है। और जीन स्थानांतरण मतलब जो जीन हमें चाहिए उसको दूसरी जगह पे डालना, क्योंकि क्लोनिंग के लिए भाई उसको ऐसी जगह डालना पड़ेगा जहां पे वो मल्टीप्लाई हो सके।
फलस्वरूप लक्ष्य जीवों में अवांछित जीनों का प्रवेश नहीं होता। ये इसकी खासियत है कि वहां पे अवांछित जीन आ सकता है, बुद्धिहीनता और बदसूरतता आ सकती है, लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग में ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वहां पे सब चीज कंट्रोल में है। ठीक है, चलिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग किसी लक्ष्य जीव में वांछित प्रकार के जीन प्रविष्ट कराने का एक विश्वसनीय तरीका है। ठीक है, चलिए, बाहरी डीएनए को विजातीय डीएनए, ये आ गई है भाई रिकॉम्बिनेंट डीएनए की आप जो बोल रहे थे। ठीक है, बाहरी डीएनए को विजातीय जीव या प्रापक, प्रापक का मतलब जिससे हमें लेना है डीएनए, ठीक है, रिसिपिएंट यहाँ पे इसलिए लिख दिया इंग्लिश में, जीव के जीनोम से जोड़ना आवश्यक होता है, तभी यह गुणन होकर पोषक के डीएनए के साथ वंशागत होता है। क्या करना है कि आपको जो जीन चाहिए, आपने वांछित जीन ढूंढ लिया कि भाई मैंने ये कोई एक जीन ढूंढा है, ये मेरे को क्या करवाना है, इससे कोई भी, जैसे हमने इंसुलिन से शुरू किया था तो मैं इंसुलिन का ही एग्जांपल दे देती हूँ कि मान लो ये इंसुलिन वाला जीन है, लेकिन एक जीन से तो आपका काम होना नहीं, आपको तो बहुत सारी कॉपीज चाहिए इसकी। अब ये कॉपीज कैसे होंगी, आपके अंदर तो बहुत धीरे धीरे होंगी, एनिमल्स के अंदर तो भाई ब्रीडिंग का एक प्रोसेस होता है, उसके अंदर होगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको कहाँ प्रवेश कराते हैं, इस डीएनए को हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया के अंदर डालते हैं, क्योंकि हमें पता है कि बैक्टीरिया का डीएनए और बैक्टीरिया का जो जनन है वो बहुत जल्दी होता है। यही ये कह रहा है कि जो हमारा बाहरी डीएनए है, बाहरी डीएनए मतलब ये को विजातीय जीव, विजातीय का मतलब ये इसकी जाति का नहीं है, ये डीएनए जरूरी नहीं है कि आप कहाँ से लाए हैं, या आप पिग से भी ला सकते हैं, इंसान से भी ला सकते हैं, प्लांट से भी ला सकते हैं, कहीं से भी ला सकते हैं। तो भाई ये बैक्टीरिया है, वो एनिमल या प्लांट है, तो विजातीय हो गए ना, दोनों एक जैसे नहीं है। तो किसी में डालना, जीव के जीनोम को जोड़ना, उसको जोड़ना पड़ेगा आपको इसके साथ, ताकि जब ये इसका डीएनए कॉपी हो तो आपका भी हो जाए जो आपको चाहिए, और वंशागत भी हो। ऐसा नहीं कि भाई एक बार रेप्लिकेट हो गया, ठीक है, जब जब इसके टुकड़े बनेंगे, जब जब इसके बैक्टीरिया बनेंगे, सब में हमारा जीन होना चाहिए, तभी काम का है। ठीक है, कॉपीज तो तभी बनेगी। किसी क्रोमोसोम में डीएनए का एक ऐसा विशिष्ट अनुक्रम होता है जिसे प्रतिकृतिकरण की उत्पत्ति कहते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखें, विशिष्ट प्रतिकरण की उत्पत्ति पूछ सकते हैं बोर्ड में कि प्रतिकरण की उत्पत्ति क्या होती है। भाई हम जो ये आसानी से कह देते हैं ना कि इसमें डाल दो फिर ये जैसे जैसे आएगा कॉपी हो जाएगी, ये इतना इजी नहीं है। हर बैक्टीरिया में एक डीएनए सीक्वेंस होता है, वो तो आप समझ गए होंगे अब डीएनए सीक्वेंस क्या होते हैं, है ना, चैप्टर पढ़ चुके हैं बड़े बड़े, कि मान लो ये कोई बैक्टीरिया का डीएनए है और इसमें ये सीक्वेंस है AGTCG। तो इस डीएनए का एक पार्ट, मान लो ये वाला, ये एक ऐसा पार्ट है जिसकी वजह से ये पूरा डीएनए रेप्लिकेट होता है, मतलब कॉपी होती है। आपको ये बात समझ में आई है ना कि हर बार डीएनए का कोई भी पार्ट डीएनए रेप्लिकेट नहीं होता, ये बात मैंने वहां पे बताई थी कि डीएनए का संपूर्ण भाग रेप्लिकेट नहीं होता, और न ही डीएनए का हर भाग ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में जाता है, उसमें इंट्रॉन्स एक्सॉन्स ये सब निकल जाते हैं, है ना, बनने के बाद भी निकल जाते हैं, और पूरा के पूरा डीएनए रेप्लिकेट नहीं होता। ये बात मैंने वहां पे बताई है, मुझे अच्छी तरह से याद है। ठीक है, तो क्यों नहीं होता रेप्लिकेट, क्योंकि डीएनए के हर भाग में वो कैपेसिटी नहीं है कि वो अपने आप को रेप्लिकेट कर सके। स्पेशली बैक्टीरिया की यहाँ पे हम बात करें, क्योंकि हमें बैक्टीरिया में डालना है, तो बैक्टीरिया में कुछ विशिष्ट स्थल होते हैं जो ही क्या करते हैं, अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं। ये पूरा के पूरा डबल नहीं होगा, ये पूरा के पूरा डबल नहीं होगा, सिर्फ इसका ये इतना भाग ही रेप्लिकेट होगा, क्योंकि इनमें तो वो ताकत ही नहीं है रेप्लिकेशन की, प्रतिकृति बनाने की। तो ऐसे स्थलों को हम क्या कहते हैं, कुछ विशिष्ट अनुक्रम होते हैं, अनुक्रम का मतलब है सीक्वेंस, जैसे ये AGT है। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, प्रतिकृतिकरण, यानी कि रेप्लिकेशन की उत्पत्ति, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। यही से उत्पत्ति होगी, यही करेंगे रेप्लिकेशन, ये नहीं होंगे तो रेप्लिकेशन नहीं होगा। यही प्रतिकृति के प्रारंभ होने के लिए उत्तरदायी होते हैं, खुद भी रेप्लिकेट करेंगे और साथ साथ दूसरों को भी रेप्लिकेट करवाएंगे। ठीक है, उत्तरदायी है ये। रेप्लिकेशन तभी होगा जब ये होंगे, अगर इसको निकाल दोगे तो रेप्लिकेशन नहीं होगा, पड़े रहना, भले बैक्टीरिया डबल हो रहा है, डीएनए का रेप्लिकेशन ही नहीं हो रहा।
अतः किसी जीव में विजातीय डीएनए के गुणन के लिए यह आवश्यक है कि डीएनए प्रतिकृतिकरण की उत्पत्ति धारण करने वाला क्रोमोसोम का भाग बने। ठीक है, कि आप अपना ये जो वांछित डीएनए है जिसको आप डबल कराना चाहते हो, आप इसके डीएनए के उस पार्ट से जोड़े जिसमें ऐसा कोई सीक्वेंस हो। अगर आपने ऐसे भाग से जोड़ दिया उसको जहां पे रेप्लिकेशन ही नहीं हो रहा, तो फिर आपको हर जगह वो अपना वाला डीएनए नहीं मिलेगा, और ऐसा होता भी है। इसीलिए हर स्टेप पे चेक किया जाता है कि भाई काम हो रहा है या नहीं, हम खामखा बैक्टीरिया बढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए, ये सब बेटा इंट्रोडक्शन है, ये कोई ऐसे इन पे क्वेश्चन नहीं आते, इन पे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। मान लो पूछ लिया प्रतिकृति विशिष्ट स्थल क्या होते हैं, है ना, प्रतिकृति ओरिजिन उत्पाद क्या होते हैं, उत्पत्ति स्थल क्या होते हैं, इस तरह से ऐसे डिटेल रामायण जो है ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि भाई आगे जो काम चीजें आने वाली हैं उसको आप एक बार ध्यान में रखें। इसीलिए विजातीय डीएनए खंड को प्रतिकृति की उत्पत्ति स्थल से संबंध किया जाता है, इसीलिए उसको वहां जोड़ना है ताकि यह पोषक जीव में स्वयं प्रतिकृतिकरण गुणन करता रहे। इस प्रतिक्रिया को क्लोनिंग कहते हैं। क्लोनिंग आपको समझा दिया, वही एक बैक्टीरिया के डीएनए से आपने उसके विशिष्ट स्थल से जोड़ दिया है उसको। अब जितनी बार ये बैक्टीरिया बढ़ेगा आपका डीएनए भी उसमें मिलेगा, वांछित डीएनए किसके साथ? उसके डीएनए के साथ। इसी को क्या कहते हैं? क्लोनिंग। क्लोनिंग को आप कह सकते हैं सेम कॉपी बनाना। ठीक है, क्लोनिंग करना, फोटोकॉपी जिसको आप कह सकते हैं। फोटोकॉपी में भी थोड़ा बहुत तो चेंज होता है, यहाँ पे एकदम कॉपी। ठीक है, क्या क्लोनिंग को आप सिंपलेस्ट लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं? किसी भी डीएनए खंड की एक से अधिक प्रतिकृति बनाना क्या कहलाता है? क्लोनिंग कहलाता है। ठीक है, दो प्रमुख खोजें पुनर्योजन डीएनए तकनीक की प्रगति के लिए उत्तरदायी है। दो खोजें हुई और उसी की वजह से आज हम जेनेटिक इंजीनियरिंग को इतना फॉलो कर पा रहे हैं। एक तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, और ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनाए, और कुछ एंजाइम जैसे लाइगेज वगैरह, इनकी जब तक खोज नहीं हुई थी तब तक ये सब पॉसिबल नहीं था। भाई आप कहते हो यहाँ से डीएनए निकाल दो और उसके साथ जोड़ दो, है कोई हलवा है, माता जी का प्रसाद है, लो भंडारा लगाए ले जाओ, ऐसे नहीं होता। भाई पहले डीएनए को काटना, अलग करना, फिर उसको जिससे हम चाहते हैं उससे जोड़ना। तो 2-3 एंजाइम्स ऐसे डिस्कवर हुए जिनको अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में, उनकी वजह से ये सब पॉसिबल हुआ, जिसके नाम मैंने आपको भी बताया। कुछ जीवाणुओं में पाए जाने वाले रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ठीक है, क्या है ये? अभी जो मैंने नाम लिया कि आपको डीएनए कट करना है, जहां से भी आपको वांछित डीएनए चाहिए उसको कट करने के लिए एक सिजर यानी कि कैंची का यूज किया जाता है। ये वैसी वाली कैंची नहीं है, इसको कहा जाता है कैंची, सिजर कहा जाता है इसको, एंजाइमिक सिजर कहा जाता है। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग की सिजर कहा जाता है, कैंची कहा जाता है, लेकिन ये कैंची जैसी नहीं है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक ऐसा एंजाइम है जो डीएनए को काटने में मदद करता है, और सिर्फ ऐसे ही नहीं काटता, इसके काटने के तरीके बहुत अलग अलग हैं जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो पहला तो ये कि भाई डीएनए आपको जो चाहिए जीन उसको निकालना है तो उसको पहले काटना पड़ेगा, तो उसके लिए ये एंजाइम, इनकी खोज जो है वो आर्बर और स्मिथ ने की थी, डिटेल में जब हम पढ़ेंगे। ठीक है, उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। प्लाज्मिड फेज या अन्य वाहकों के प्रयोग से इस प्रकार के पुनर्योजन डीएनए को बड़ी मात्रा में बनाने वाली विधियों का विकास। ठीक है, दो चीजें, पहला तो वो एंजाइम जिससे हम काटेंगे, और दूसरा ये जो क्लोनिंग करानी है ये हर किसी में नहीं करा सकते। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा कि उनमें वो एक तो विशिष्ट स्थल होने चाहिए, प्रतिकृति स्थल, प्लस उसकी इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी जो है वो क्या कर सके, वृद्धि कर सके। तो उसके आप हर किसी बैक्टीरिया में अपना वांछित जीन नहीं डाल सकते, उसके लिए हमें कुछ स्पेशल बैक्टीरिया यूज करने पड़ते हैं जिनके नाम अभी आएंगे, जैसे ई कोलाई। ये ई कोलाई तो मैंने आपको वहां पे बताया था जब हमने पिछले चैप्टर पढ़े थे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का बकरा है ये, कुछ भी करना होता है इसको फंसा देते हैं, है ना, कुछ भी एक्सपेरिमेंट करना है इसको जरूर लेके आएंगे बीच में, है ना। ऐसे ही है, इन्फ्लुएंजा भी है। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, पढ़ेंगे हम। तो ये तो है ही एक। तो दो चीजें, एक तो एंजाइम काटने के लिए, और इस डीएनए को जिसमें डालना है, तो ये जिनमें डालते हैं हम
ठीक है, वृद्धि करवाने के लिए, कॉपी करवाने के लिए, उनको हम कहते हैं वेक्टर्स। ये सब नाम याद रखते आना, अब सिर्फ नाम आएंगे। वाहक, वाहक क्या होते हैं? कैरियर, लेकिन इंग्लिश वाला इसका वेक्टर है, यानी कि ये क्या कर रहे हैं, उस जीन को लेकर जा रहे हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, है ना, वाहक का कार्य करते हैं। डिजीज में भी हमने पढ़ा था वाहक कौन होता है, जो उस बीमारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। तो यहाँ पे ये हमारे जीन को ले जा रहे हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, वेक्टर्स, पीढ़ी दर पीढ़ी। तो दो चीजें आई, उनमें देखो, एक तो प्लाज्मिड, जो मैंने आपको बताया कि क्या होता है प्लाज्मिड, क्या होता है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है, बैक्टीरिया में एक तो नॉर्मल डीएनए होता है, ये रहा डीएनए। कुछ बैक्टीरिया में डीएनए के अलावा एक और ऐसा अलग से डीएनए का टुकड़ा होता है, वृत्ताकार डीएनए, सर्कुलर डीएनए होता है। ये इस डीएनए से अलग होता है और इसमें रेप्लिकेशन की बहुत ताकत होती है, मतलब प्रतिकृति बहुत स्पीड से करता है। साथ ही इसमें किसी पर्टिकुलर रसायन के प्रति प्रतिरोधकता भी होती है, एंटीबायोटिक के प्रति ये प्रतिरोधी भी होते हैं। अलग अलग होते हैं, जैसे कोई है वो टेट्रासाइक्लिन के लिए है, मतलब उसके अंदर आप टेट्रासाइक्लिन डालोगे तो इस बैक्टीरिया को कोई असर नहीं होगा, क्योंकि इसके प्लाज्मिड के पास प्रतिरोधक क्षमता है उस टेट्रासाइक्लिन के लिए। कुछ पेनिसिलिन के लिए होते हैं, सब अलग अलग होते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये होता है प्लाज्मिड। क्या होता है प्लाज्मिड? जीवाणु में आनुवांशिक डीएनए के अतिरिक्त डीएनए संरचना या डीएनए, वृत्ताकार डीएनए प्लाज्मिड कहलाता है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा होता है, एक्स्ट्रा डीएनए भी कहते हैं इसको, प्लाज्मिड में को। तो फेज क्या है, जीवाणु फेज, ये सब पढ़ेंगे हम धीरे धीरे। इस प्रकार के पुनर्जनन डीएनए को बड़ी मात्रा में क्या करते हैं, क्लोनिंग करने के लिए यूज करते हैं। तो दो चीजें चाहिए, एक तो जीन को काटने के लिए, उसको दूसरा रेप्लिकेट करने के लिए। अब पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया किसने? क्या है रिकॉम्बिनेंट डीएनए? एक डीएनए को दूसरे डीएनए से मिक्स कराना, क्या कहलाता है? रिकॉम्बिनेशन, है ना। कॉम्बिनेशन क्या होता है, हम एक दूसरे को मिलाते हैं। रिकॉम्बिनेशन मतलब दोनों डीएनए को मिला के कोई नए टाइप का डीएनए बना रहे हैं, उसको कहते हैं रिकॉम्बिनेशन डीएनए। तो पहला जो कृत्रिम आर्टिफिशियल डीएनए है वो कब बनाया गया था, वो देख लेते हैं। पहला कृत्रिम डीएनए पुनर्योजन अणु बनाने का कार्य 20वीं शताब्दी के कुछ महत्वपूर्ण खोजों के बिना संभव नहीं था। ठीक है, कौन सी खोजें वो हमने देखी, एक तो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, दूसरा प्लाज्मिड वाज्मिड वेक्टर की सहायता, और भी एंजाइम लगेंगे इसमें जैसे लाइगेज। अभी मैंने कहा कि वापस जोड़ना भी तो है भाई, प्लाज्मिड से जोड़ने के लिए भी तो एंजाइम चाहिए, खाली काटना ही थोड़ी ना है। बहुत और भी है, सेल वॉल को गलाना, मैंने आपको कहा ऐसा नहीं कि कोशिका ली उसमें से डीएनए पकड़ के निकाल लिया, है ना, बहुत सारे प्रोसेस लगते हैं। तो बहुत सारे एंजाइम्स की खोज डिपेंड करती है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए कब बना। तो 20वीं शताब्दी के आसपास बना। इनमें से एक बड़ी खोज आणविक कैंची, जो मैंने अभी आपसे कहा, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जिसको मैंने कहा इसको कैंची कहा जाता है, आणविक कैंची। ठीक है, कहे जाने वाले एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की खोज आर्बर स्मिथ ने की थी इसको। ठीक है, इन एंजाइम की मदद से डीएनए अणु को निश्चित स्थान पर काटना संभव हुआ। ये हर कहीं नहीं काटता, हमारे पास ऐसे बहुत से एंजाइम्स हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, जो किसी पर्टिकुलर प्लेस पे काटते हैं जहां आप उसको काटना चाहते हैं। मान लो कि आप ए और जी के बीच में काटना चाहते हैं तो वहीं काटेगा ये, आपको वो वाला एंजाइम यूज करना पड़ेगा जो ए और जी के बीच में काटे, नहीं तो वो तो कहीं से भी काट के ले आएगा। आपको तो वो पर्टिकुलर जीन चाहिए ना जिसको आपको कॉपी करानी है। हाँ, शुरुआत करते हैं। तो कब बना? जब एक साइंटिस्ट थे बेयर, वो जो है साल्मोनेला टाइफाइड पे स्टडी कर रहे थे, तब उन्हें ये आइडिया आया इसको करने का। तो एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम या साल्मोनेला टाइफी, इसको साल्मोनेला टाइफी भी कहते हैं। आपको याद आ रहा होगा, ये टाइफाइड में हमने पढ़ा है, डिजीज में। टाइफाइड डिजीज किसकी वजह से होती है मैम? साल्मोनेला टाइफी, उसी को टाइफीम्यूरियम भी कहते हैं, है ना। आपको कई बुक्स में हो सकता है ये टाइफी भी मिले, जो मनुष्य व अन्य स्तनियों की आंत का
परजीवी है, रोगजनक है, ये मनुष्य के आंत में रहता है, ठीक है, के मूल प्लाज्मिड एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन पाए जाते हैं, ठीक है। एक बैक्टीरिया है ये वाला, इसमें क्या होता है, वही इसका डीएनए होगा और इस डीएनए में एक ऐसा विशिष्ट स्थल है, ये पीला, जो प्रतिरोधी है। प्रतिरोधी मैंने आपको समझाया, किसी दवाई के, किसी रसायन के, किसी केमिकल के लिए प्रतिरोधी है, एंटीबायोटिक का काम करता है, इसीलिए इस पे हर दवाई काम नहीं करती है ना, इसके लिए आपको विशिष्ट स्पेशल दवाई दी जाती है। डॉक्टर क्या करता है, आपको हर चीज के लिए सेम दवाई दे देता है? नहीं देता, सबके लिए अलग अलग होती है ना। क्यों अलग अलग होती है? क्योंकि हर दवाई हर बैक्टीरिया पे काम नहीं करेगी। उस बैक्टीरिया पे हो सकता है वो बैक्टीरिया आपने जो दवाई दी हो उसके प्रति प्रतिरोधी हो, मतलब कि रेजिस्ट हो, उसको कोई असर ही नहीं पड़ रहा, दे दो जितनी देनी है ना। तो इसके पास भी ऐसे कुछ डीएनए होते हैं, प्लाज्मिड, इसका जो प्लाज्मिड है ये वाला, इसमें कुछ ऐसे स्थल है यहाँ पे जो एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोधी है, ठीक है। दो होते हैं ना भाई, एक मेन डीएनए और एक प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड के पास ऐसी शक्ति है जिससे वो कई दवाई है, जैसे टेट्रासाइक्लिन है, इसके प्रति प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। मतलब उनका अगर आप इस बैक्टीरिया को वो दवाई दोगे या केमिकल डालोगे तो ये मरेंगे नहीं। तो इसका यूज उन्होंने किया। जीवाणुओं के प्लाज्मिड स्वतः प्रतिकृतिकरण वाले बाहरी गुणसूत्रीय गोलाकार डीएनए होते हैं, ठीक है, डीएनए अणु होते हैं। प्लाज्मिड की परिभाषा है जो मैंने आपको दी, क्या होती है, एक तो इनमें स्वतः प्रतिकरण, मतलब ये रेप्लिकेट होते हैं खुद भी, और क्या होते हैं बाहरी, एक्स्ट्रा, मैंने आपसे कहा था ना एक्स्ट्रा डीएनए कहते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम कह दो, एक्स्ट्रा डीएनए कह दो, जो क्या होते हैं गोलाकार डीएनए होते हैं। सर्कुलर बनाया था, वृत्ताकार, गोलाकार क्या है, तो ये परिभाषा है, अगर आप चाहें तो यहां से लिख सकते हैं। मेरी बोली भी नहीं लिखी हो तो ये वाली लिख सकते हैं। स्टैनली कोहने और हर्बर्ट बोयर जो थे साइंटिस्ट ने इस एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन को कहीं और जोड़ने का विचार बनाया। इन्होंने देखा कि अगर हम इसकी ये जो स्पेशलिटी है इसके प्लाज्मिड में, उसको यहां से निकाल के कहीं और जोड़ दें। देखो क्यों ऐसा सोचा उन्होंने, आप सोचोगे क्यों ऐसी खामखा, भाई ये किसी दवाई के प्रति प्रतिरोधकता प्रदान कर रहा है। तो अगर हम कोई दवाई बनाना चाहते हैं, मान लो मैं आपको एग्जांपल देती हूं कि टेट्रासाइक्लिन कोई औषधि है, कोई दवाई है, ठीक है, कोई केमिकल है। अब ये प्लाज्मिड क्या है, इसके प्रति प्रतिरोधी है, मतलब कि इसका टेट्रासाइक्लिन अगर इसको दोगे तो इस पे कोई असर नहीं होता बैक्टीरिया पे। अब हमारे पास एक प्लांट है ए, है ना, मान लो ऐसा, है ना, एग्जाम्पल दे रही हूं बस, ये प्लांट है, इसको कोई टेट्रासाइक्लिन नाम का केमिकल है, वो बीमारी कर रहा है, खराब कर रहा है, बीमारी कर रहा है, सड़ा रहा है, जो भी बोलना चाहो कर रहा है। तो अगर मैं इसके यहां से ये जीन निकाल के या तो इसकी दवाई ही बना दूं, केमिकल बना दूं, क्योंकि ये तो टेट्रासाइक्लिन से बेअसर है ना, तो अगर मैं यहां से निकाल के इस प्लांट में डाल दूं या ऐसी कोई दवाई बना दूं जिसको प्लांट में डाल दूं, तो फिर ये प्लांट भी वैसा ही हो जाएगा। इस प्लांट को भी टेट्रासाइक्लिन के प्रति प्रतिरोधी हो जाएगा, इसको भी कोई असर नहीं होगा। ये इसीलिए ये काम किया जाता है। वरना कई बच्चों से क्या क्या जरूरत थी इनको ये करने की, जरूरत ये थी कि इसका यूज कर सकते हैं हम कहीं पे, ठीक है। तो उन्होंने विचार किया इसको वहां से निकाल के कहीं और डालने का, रेप्लिकेट कराने का। सन 1972 में इन वैज्ञानिकों ने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से जीवाणु साल्मोनेरा की एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन को अलग किया। और अलग किससे किया? उसी एंजाइम से, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से, जिसका पूरा नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, आणविक कैंची जिसको हमने बोला, उससे वहां से काट लिया, ठीक है। इस काटे गए प्लाज्मिड से अलग किए गए डीएनए खंड को फिर एक नए प्लाज्मिड डीएनए के साथ जोड़ दिया, ठीक है। क्या किया? ये था साल्मोनेरा, इसका ये डीएनए,
इसका ये प्लाज्मिड, और प्लाज्मिड में था ये वाला हमारा प्रतिरोधी जीन। पहले तो इस प्लाज्मिड को बाहर निकाला और इस प्लाज्मिड से हमने वो एंजाइम जो था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, आर ई लिख दूं क्योंकि शॉर्ट में उसको आर ही बोलते हैं, ठीक है, अभी इतना लंबा नाम, आर ई, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, आर ई लगाया, यहां से काट दिया, ये लो। अब क्या किया, इस काटे हुए को किसी दूसरे वेक्टर या प्लाज्मिड, वेक्टर किसे कहते हैं बता चुकी हूं मैं, जिसमें हमें क्या करना है, रेप्लिकेशन कराना है। अब यहाँ पे ये बैक्टीरिया था, इसका भी एक प्लाज्मिड होगा और इसका भी एक डीएनए होगा, है ना, ये नंबर 1 साल्मोनेला और ये नंबर 2। यहां से हमने इसका प्लाज्मिड निकाला और इसको क्या कर दिया, यहां पे जोड़ दिया। जोड़ा तो क्या बना, ये अब या तो इसी को वापस इस बैक्टीरिया में डाल दो और वही गुणन करवा दो, रेप्लिकेशन करा दो, वही इसके बच्चे पे बच्चे बच्चे पे बच्चे होंगे और हमारा वाला जीन भी जो इसके साथ है वो क्या करता रहेगा, रेप्लिकेट करता रहेगा। नहीं तो इस पे नहीं डालना है, इसमें तो डालना ही मत भाई, ये तो रेस्ट्रिक्शन है, वरना ये जो है वो क्या हो जाएगा भाई, इसमें तो करना ही नहीं है ना हमें। डाल दिया इसमें प्लाज्मिड में और क्या कर दिया भाई, बैक्टीरिया, आप बैक्टीरिया को क्यों बढ़ा रहे हो, बीमारी फैलाने वाले, हम ऐसा बैक्टीरिया चूज करेंगे जो नुकसानदायक नहीं हो, है ना, जिससे बीमारी, वरना प्रकृति में बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया हो जाएंगे, आप तो इसको बढ़ा रहे हो बीमारियों को, ठीक है। तो या तो इसमें अगर ये कोई डिजीज नहीं फैला रहा है, या फिर किसी दूसरे बैक्टीरिया में डाल के उसको क्या कर देते हैं, क्लोनिंग कर देंगे, उसकी क्या कर देंगे, रेप्लिकेशन, यानी कि क्लोनिंग जिसको हम कहते हैं, कॉपीज बना देंगे। और फिर इस क्लोनिंग यानी इस जीन का यूज करके हम वो दवाई बना सकते हैं या वो केमिकल बना सकते हैं। यह प्लाज्मिड डीएनए, प्लाज्मिड इससे जुड़े डीएनए खंड के स्थानांतरण के लिए एक वाहक का काम करता है ना। ये क्या बन गया, हमारा कैरियर बन गया ना ये, क्योंकि यही क्या करवाएगा, अब इसको डुप्लीकेट करवाएगा। प्लाज्मिड वाहक से एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन को जोड़ने का कार्य डीएनए लाइगेज ने सफल करवाया। लाइगेज का नाम लिखा था मैंने, भाई ये जोड़ेंगे कैसे, काट तो इससे दिया, जोड़ने के लिए लाइगेज, पिछले बोर्ड पे जो मैंने नाम लिखा था। क्या करता है लाइगेज, क्या होता है, डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। डीएनए लाइगेज वह एंजाइम है जो डीएनए के अणुओं के कटे सिरों को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। ये काम हो गया लाइगेज का, ये सब नाम आते रहेंगे। दो जीवों के डीएनए के जुड़ने से बना यह डीएनए पुनर्योजन डीएनए कहलाता है, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए की परिभाषा बताई थी। अब ये जो दो डीएनए जोड़ दिए हैं आपने, ये क्या है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, क्योंकि हमने कहा कि दो डीएनए को जोड़ने से जो नया डीएनए बनता है उसको हम क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट या पुनर्योजन डीएनए। इस पुनर्योजन डीएनए को साल्मोनेला से घनिष्ठ रूप से समान, है ना, ऐसा ढूंढना है जो साल्मोनेला से मिलता जुलता बैक्टीरिया हो। साल्मोनेला में तो डालना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि आपको बीमारी थोड़ी ना बढ़ानी है। साल्मोनेला को बढ़ा रहे हो तो फिर वही बीमारी, उसको आप तो वही कह रहे हो कि लो जाओ बीमारियां फैलाओ, ऐसा नहीं, उससे मिलते जुलते। और किस में डाला था उन्होंने, इस्चेरिचिया कोलाई, मैंने कहा था ना बकरा है ये, ई कोलाई का ही पूरा नाम जो है वो इस्चेरिचिया कोलाई है, ठीक है। ई कोलाई, शॉर्ट में ई कोलाई कहते हैं, ई और इधर से कोलाई, और फुल फॉर्म क्या है इसकी, इस्चेरिचिया कोलाई। इसके अंदर डाल देते हैं। इस्चेरिचिया कोलाई में पुनर्योजन डीएनए का स्वतः व स्वतंत्र रूप से प्रतिकृतन हुआ, अर्थात इसमें नए पोषक के डीएनए पॉलीमरेज का प्रयोग कर अनेक प्रतिलिपियां या कॉपीज बना दी। पॉलीमरेज यूज करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ के आए हो पिछले चैप्टर में, डीएनए का रेप्लिकेशन किससे होता है, डीएनए पॉलीमरेज से, वही यूज करेगा। तो हमारा जो है जब जिसमें हमने डाला था, ये किस में डाला है, इस्चेरिचिया कोलाई में, और इस्चेरिचिया कोलाई क्या करवा रहा है,
क्लोनिंग करवा रहा है। ठीक है, अब ये जो इन्होंने स्टेप किए, इससे हमारे पास 2-3 चीज़ें निकल कर आई कि हमें अगर जेनेटिक इंजीनियरिंग करनी है, मतलब वही डीएनए निकालना है, फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसी वेक्टर में डालना है और वेक्टर में डाल के उसकी क्लोनिंग करवाती है, तो हमारे पास कुछ स्टेप्स आते हैं जो हमें फॉलो करने हैं कि 3 चरण होते हैं आनुवांशिक जेनेटिक इंजीनियरिंग। पहला, वांछित जीन युक्त डीएनए की पहचान, कि पहले तो वो जीन या डीएनए ढूंढो जो आपको चाहिए। वो किस पे डिपेंड करेगा? वो आपकी समस्या, प्रॉब्लम पे डिपेंड करेगा कि आपको किसका चाहिए, आपको कैसा चाहिए, आपको प्रोटीन उत्पादन करना है, आपको जो है उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ानी है, वो जीन ढूंढना पड़ेगा पहले। चिन्हित या पहचान किए गए डीएनए का पोषक में स्थानांतरण, फिर उसको वहां से कट करके आपको वेक्टर में डालना पड़ेगा, जैसे अभी हमने किस में डाला, एस्चेरिचिया कोलाई में डाला। और तीसरा, स्थानांतरित डीएनए का पोषक में रख रखाव व डीएनए का संतति में स्थानांतरण, और उसकी देख रेख भी करनी होगी। ये भी मैंने पहले चीज जब हमने कल वाले लेक्चर में कहा था कि ऐसा नहीं डीएनए डाल दिया आप अपने आप रेप्लिकेट हो, उस पर निगरानी रखनी है आपको कि हो रहा है या नहीं हो रहा, उसको कोई वायरस ने चपेट में तो नहीं ले लिया, उसको कोई बीमारी तो नहीं हो गई, वहां गुड़ गोबर तो नहीं हो गया, ये सारे ध्यान रखने हैं। ठीक है, चलो अब एक बार मैं इस पूरे को समराइज कर देती हूँ, जो मेन चीजें थी। क्या करना है हमें? सबसे पहले हमें देखो, क्योंकि यह स्टेप सब टुकड़ों में आएंगे पूरे चैप्टर में। क्या करते हैं? सबसे पहले हम हमारा डीएनए ढूंढते हैं, यानी कि वांछित डीएनए ढूंढते हैं जो हमें चाहिए, या जीन है ना, जो भी कहना चाहते हो, उसको ढूंढना है। दूसरा, हमें क्या करना है? उसको वहां से अलग करना है, तो उसके लिए हम RE एंजाइम का यूज करेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का, एंजाइम से उसे क्या करना है? वहां से पृथक करना है, अलग करना है। फिर क्या करना है? उस अलग किए हुए डीएनए को, जो हमारा वाहक होगा जिसमें हम उसकी कॉपी करवाएंगे, उस वाहक के डीएनए से जोड़ना पड़ेगा। वाहक का डीएनए नहीं होगा, वैसे वो प्लाज्मिड होगा, वाहक का प्लाज्मिड से जोड़ना, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हमारा डीएनए जो हमें चाहिए था और जीन और इस प्लाज्मिड का डीएनए जोड़ रहे हैं, तो हम क्या बना रहे हैं? एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना रहे हैं, क्योंकि 2 डीएनए को जोड़ रहे हैं, पुनर्योजन डीएनए बना रहे हैं। इसी को तो पुनर्योजन डीएनए कहते हैं, 2 डीएनए को जोड़ना, एक हमारा वांछित है और एक प्लाज्मिड का। फिर क्या करना है? प्लाज्मिड जो है जहां से उसको लिया था, प्लाज्मिड को वापस उस बैक्टीरिया में डाल देना है। बैक्टीरिया में ट्रांसफर यानी कि स्थानांतरण, और फिर उसकी वृद्धि करने के लिए उसको छोड़ देना है और फिर चेक करते जाना है उसका रख रखाव। एक तो वृद्धि, रख रखाव, इससे क्या होगा? इससे क्लोनिंग होगी, मतलब कि कॉपीज तैयार होगी। बस ये स्टेप्स जो हैं इनको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आज हमने क्या किया? हमने ये देखा कि वांछित डीएनए और एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, फिर यहाँ पे जोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम यूज करेंगे? लाइगेज। ठीक है, ये 4-5 स्टेप जो है हम फॉलो करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। तो ये था इसका समराइज, और इसके साथ आज का लेक्चर जो है वो मैं एंड करती हूँ, और नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या है, क्यों है और इसका क्या काम है उसके साथ।